नेशन प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है मेरे मित्र राजवीर खंडारी। साथियों, जैसा आपको पता है अभी तक क्या क्या अपडेट हो रही हैं, भारत सरकार का क्या निर्णय है, पाकिस्तान क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस पूरे माहौल पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज भारत सरकार ने, भारत की सेना ने ऑफिशियली ये स्वीकार किया है कि भारत के जेट पाकिस्तान की सीमा के अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ पर भारी बमबारी की है। जो सेना की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि कहां कहां पर भारतीय सेना ने उनके जो हथियारों के डिपो हैं वहां पर और जहां से भारत की ओर हमले किए जा रहे हैं उन स्थानों पर हमले किए हैं और उसमें काफ़ी मात्रा में तबाही मचाई हुई है। भारतीय सेना भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के शहरों को जला रहे हैं, वहाँ पर जो जो उनके संस्थान हैं, सैन्य संबंधी संस्थानों को हमला किया जा रहा है। भारत सरकार अभी भी चाह रही है कि हम किसी नागरिक वाले स्थान पर जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हमला न करें और किसी इस द्वंद्व के बीच में कोई नागरिक विमान इस हमले की जद में ना आ जाए। साथ में भारत के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ह्यूमन को एज ए शील्ड यूज़ कर रहा है और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उनको नहीं रोक रहा है, उनको हवा में रहने दे रहा है ताकि गलती से भारत का कोई मिसाइल या कोई विमान उस डोमेस्टिक फ़्लाइट पर हमला कर ले, लोग मारे जाएं और सारे जो दुनिया भर की मीडिया है उसका ध्यान उस युद्ध की ओर खींचा जाए और भारत को पीछे किया जाए। लेकिन भारत ने संयम बरतते हुए अभी तक जो काम किया है, जो कैलकुलेटेड टारगेट हैं उन पर हमला किया है। राजवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो अभी तक का अपडेट है इसमें आपको क्या लगता है कि इतना काफ़ी है या कितना आगे जाएगा? जो अभी तक भारत ने कैलकुलेटेड जो बमबारी की है उसमें कितना नुकसान उनको पहुंचा होगा? मैं नेशन प्रथम के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल सपरिवार अच्छे होंगे। शंकर जी ने जैसे बताया कि भारतीय सेना ने भी अपनी तरफ से जो है ऑफिशियल बयान जारी करा है और आप लोग भी इस बारे में जानकारी रखते होंगे। जैसे आपने पूछा है कि जो अभी तक हुआ है क्या वो काफ़ी है या इससे आगे क्या क्या होना चाहिए, इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक आपने बोला है कि पाकिस्तान ह्यूमन को मतलब वहाँ के जो लोग हैं नागरिक उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं, जैसा हमास भी करता रहा है और मेरा भी यही मानना है। मैं थोड़ा गरम दल से आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई भी यही है कि देखो, युद्ध में कुछ नहीं देखा जाता है, शाम दाम दंड भेद पाकिस्तान वो कर रहा है। आप कब तक एक जैसे होता था ना कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, गुड और बैड कुछ नहीं होता है, लड़ाई में भी गुड और बैड कुछ नहीं होता है। भारत की जो सनातन संस्कृति है वो बोलती है कि युद्ध को धर्म के अनुसार लड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज वैसे लोग हैं? जैसे त्रेता में थे, द्वापर में थे, वैसे लोग हैं क्या आज? लेकिन आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, द्वापर की ये घटना आपको बताता हूँ। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वो कोई और था। ये बताने में भी क्या करा गया था, आवाज़ को धीमा कर दिया गया था और श्री कृष्ण भगवान ने उस टाइम पे शंख ध्वनि कर दी थी, शंखनाद कर दिया था। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तब भी ये चीज़ें चलती थी और आज भी चल रही है। पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, वो नागरिक विमानों को शील्ड बनाएगा। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? अगर वो नागरिक विमानों को शील्ड बना के आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप क्लियर कर दो ना, ये तो युद्ध है, वहाँ नागरिक विमानों के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि देखो, कोई भी जो विदेशी सिटीजन होता है, जैसे अमेरिका ने बोला अपने सिटीजन को कि आप लाहौर से निकलो, तो ये विदेशों का यहाँ पे जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को निकालो। लड़ाई में कोई अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है, सिटीजन और फौजी नहीं देखा जाता और देखा भी नहीं जाना चाहिए। भले इसके लिए लोग मुझे बहुत गाली देंगे, कोसेंगे, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, जो फौजी होता है क्या वो सिविलियन नहीं है? उस पर मतलब वो जान नहीं है उसके अंदर? वो सरकार ने उसे खरीद लिया है क्या? वो मरने के लिए पैदा हो रखा है? ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। वॉर में सब जायज़ है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या इंस्टॉलेशन पे ही केवल धमाका करें। अगर माना उन्होंने अपने मिलिट्री स्टेशंस पे 500 लोग सिविलियंस को रख दिया, तो आप वहाँ धमाका नहीं करोगे क्या? देखो, कोलैटरल डैमेज होता है। ये द्वापर और ये त्रेता नहीं है। जब शिखंडी को आगे रखा गया था
बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा जी। कि साथियों, भगवान राम ने मर्यादा सिखाई, जी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको धर्म के लिए युद्ध करना है, तो आपको साम, दाम, दंड, भेद सभी प्रयोग करने पड़ेंगे। और ये बात हम भारतीयों को बहुत देर में समझ आई। ये बात समझ में आई छत्रपति शिवाजी महाराज को। इससे पहले भारतीय राजपूतों को भी ये बात समझ में नहीं आई। ये हमेशा मर्यादा से युद्ध करते रहे, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ये मर्यादा के लायक कौम नहीं है, इनके साथ इन्हीं की तरह युद्ध करना पड़ेगा, और इन्हीं की तरह जब हम इनको युद्ध में पराजित करेंगे, इनको धूल चटाएंगे, तब इनको ये बात समझ में आ गई। इसीलिए छत्रपति शिवाजी मुगलों को घुटनों पर ले आ पाए, क्योंकि उन्होंने उनके साथ उन्हीं की तरह से युद्ध किया। तो भारत को ऐसा नहीं देखना चाहिए। अभी भी हम बहुत मर्यादित होकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो आपके इनोसेंट लोगों को गोली मार रहे हैं। उनका अटैक देखिए आप कहाँ पर है, जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन है इंडिया में, वो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं सम हाउ एक मिसाइल कहीं पर गिर जाए और हम बता दें अपनी आवाम को कि इतने लोग मरे हैं, इतने रो रहे हैं वहाँ पे। इसीलिए वो यहाँ ऐसी जगहों में टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जहाँ जहाँ डिफेंस वाला है, जहाँ जहाँ आपके DRDO का है, जहाँ जहाँ आपके हथियार रखे हुए हैं, वहाँ पर हम अटैक करेंगे। तो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर तो उनका सुरक्षा होगी। अब जो ह्यूमन जहाँ पर दूर दूर जहाँ पर नागरिक हैं, देखिए एक मिसाइल उनकी दिल्ली तक आ रही थी, तो वो सीधे वो चाह रहा है कि हम किसी तरह इनके नागरिकों को मार लें, इनका जहाँ पर शहर है वहाँ पर कुछ बमबारी कर दें और अपनी जनता को दिखा दें कि हमने इतने काफिर मार दिए हैं। वैसे भी उन्होंने उसको अब बोल दिया है कि तुमने धर्म के लिए युद्ध करना है और किसी तरह हम काफिर को मार देंगे। जी शंकर, उनका जो युद्ध है वो धर्म के लिए है, और अगर हम भी धर्म की लड़ाई करने लगेंगे तो हमारा धर्म जैसा उनका धर्म सिखाता है शायद वैसा ना सिखाता हो। हमारे हिसाब से तो ये होता कि नागरिकों को नहीं मरना चाहिए, लेकिन वो टाइम कुछ और होता था कि जहाँ पे कि सिर्फ सैनिक लड़ाई करने के लिए जाते थे। वो एक जगह होती थी, वहाँ पे सिर्फ सैनिक आपस में लड़ते थे। आज तो वो वाला युद्ध चल नहीं रहा है। दूसरा, आपको किसको जवाब देना है जब आपकी देश की अखंडता, अस्मिता, सॉवरेनिटी पे बात आती है? आपको अमेरिका को जवाब देना है क्या? आपको UN को जवाब देना है क्या? रशिया तो नहीं देख रहा है, जब वो यूक्रेन को ठोक रहा है तो वो ये नहीं देख रहा कि किसको लगाने दो सैंक्शन, हम जी लेंगे सर। हमारे देश में इतना धन है, हमारे देश में इतने खनिज हैं, करने वाली बात है केवल। हम तो सिर्फ अभी क्या है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे थे, इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हमारे देश में वो सब कुछ है, क्योंकि आप ये देखो पूरी दुनिया ने हम पे आक्रमण किया इसलिए कि हम लोग दिखने में काले थे या हम दिखने में लंबे चौड़े थे, इसलिए नहीं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो आज ढूंढी जा सकती है, जिसके दम पे इस देश को विश्वगुरु बनाया जा सकता है। और यहाँ पे आपको किसी को जवाब नहीं देना। क्या टेक्निकल लड़ाई, मैं देखो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं लड़ाई के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जब आप पे युद्ध थोपा जाता है तब अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है। सामने वाले को या तो मरना होता है या मरने के लिए तैयार होना होता है। अब आप ये देखिए कि साल भर जम्मू एंड कश्मीर में मुठभेड़ चलती रहती है जी, है ना, और हमेशा कोई ना कोई शहीद होता रहता है भारतीय सैनिक। अब उस शहीद सैनिक के परिवार को देखिए, जो सेना में भर्ती हो रहे हैं, क्या वो मरने के लिए हो रहे हैं? सिर्फ जिम्मेदारी उस सैनिक की है लड़ने की, और मरने की भी जिम्मेदारी सिर्फ उस सैनिक की है। यही मैं देखो शंकर जी, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे अब जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आ रही है, यहाँ पे मैं कुछ उन लिबरांडों को भी बोलना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि डी-एस्केलेट, भैया अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को मैं और कोट करना चाहता हूँ। बीच में क्या हुआ था कि ये 9 तारीख की बात, रात की बात है, जहाँ पे कि भारतीय मीडिया ने बहुत कुछ बताया था कि ये हो गया वो हो गया। देखो मीडिया अपनी तरफ से क्या बना रहा है मैं इसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मीडिया TRP के लिए क्यों कर रहा है इसके बीच में भी मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, युद्ध की स्थिति में मीडिया को लगा दो ताले। आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? जनता को जानना क्यों है? पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई लगी हुई तो हमें पल पल की जानकारी चाहिए ही नहीं। हमें क्यों पल पल की जानकारी? हम तो जो काम हो रहा है, देखो हमें जो प्रशासन बोलता है कि भैया अगर आपको ब्लैकआउट करना है, सिविल डिफेंस को आपको सपोर्ट करना, तो हम वो करें। लड़ाई लगी हुई है, जो लड़ने के लिए ट्रेंड है वो लड़ रहे हैं। हम एक एक मिनट के जो इनपुट है कि यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, इससे होगा क्या? पहले तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा
जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप इसको जो ये बोलते हैं कि ये देश का चौथा स्तंभ है, मैं नहीं मानता हूं सर। आज जब युद्ध लगा हुआ है देश में, युद्ध के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। बीच में तो ये भी बोल देते थे गाय वहां गिर गई, भैंस वहां गिर गई, ये इनकी टॉप 10, टॉप 100, टॉप 20 ऐसे करके न्यूज चलती थी, वो सब गायब है। ये सिर्फ टीआरपी के लिए। दूसरा, आप एक मीडिया हाउस बता दो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता कि मैं बेवकूफ़ मूर्ख हूं, लेकिन मेरी नॉलेज में एक भी मीडिया हाउस नहीं है जो भारत की सरकार को या भारत की आर्मी को पैसे देके सपोर्ट करती है, जबकि दुनिया भर का कमाते हैं। यहीं पे सर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। भारत की जो बॉलीवुड है, यहाँ पे भी आप देखो कि इनको हमने स्टार बनाया हुआ है, इनके पास दुनिया भर के पैसे हैं। क्या आज कोई डोनेट कर रहा है भारत को? अगर ये डोनेट करें तो उनके पैसों से भी राफेल आ सकता है, हम डोनेट करें हमारे पैसे से भी राफेल आ सकता है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी फिल्मों में आप 500, 1000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, अगर ये सारे पैसे हम देश की सेना को देते हैं, ये बोल के कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, तभी तो हम अपने घर में सो पाते हैं, तभी तो अपने बच्चों के साथ हम खेल पाते हैं। बिल्कुल। अगर वो पैसा हम भारत इनकी फिल्मों में खर्च करने के बजाय भारत सरकार को हर महीने डोनेट करें, भाई साहब हजारों राफेल यहाँ खड़े हो सकते हैं। हमारी जो इसरो है इतनी अच्छी तरीके से प्रगति कर रही है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों को, और ये कहाँ सपोर्ट करते हैं? वी आर आर्टिस्ट। भाई साहब खाना नहीं खा रहे क्या? यहाँ का पानी नहीं पी रहे क्या? जब तुम पे अटैक होगा तो तुम बोलेंगे इंटेलिजेंस फेलियर है, जब तुम पे अटैक होगा तुम बोलेंगे भारत की सेना कुछ नहीं कर अरे रही। ये लड़ाई सिर्फ सैनिक की है क्या? मैं वही कहना चाहता हूँ। वो सैनिक बॉर्डर पर है, वो फाइट कर रहा है, उसके साथ वहां का सैनिक फाइट कर रहा है या मिलिटेंट फाइट कर रहा है। अरे किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है फाइट। और वो मरेगा, वो फाइट कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर उनके साथ गाना गाओगे, तुम उनके साथ नाचोगे, क्योंकि तुम्हारी व्यूअरशिप है वहां पर, तुमको वहां भी बिजनेस दिख रहा है। अरे यहाँ कहीं तो तुम्हारे लिए देश प्रथम हो। सर वही नेशन प्रथम के दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जागने का टाइम है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स अभी बहुत कम होंगे, क्योंकि हमने अभी अभी इसको स्टार्ट करा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पता तो चले कि एक आम आदमी क्या सोचते हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं। बिल्कुल। हम सैनिक परिवार से आते हैं, हमारा राज्य जो है सैनिकों के बलिदान में नंबर 1 है। सैनिक की ड्यूटी मरना नहीं होता है सर, वो अपने परिवार को पालने के लिए वहाँ गया हुआ है, उसके पास चॉइस थी, वो कुछ और कर सकता था, वो लेबर बन सकता था। क्या लेबर पैसा नहीं कमा रहा है? आपको क्या लगता है वो आर्मी में क्यों गया? उसका जज्बा है। हम वो कौम है सर, हम वीरता से भरी हुई कौम है, हम लड़ने में मरने और मारने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? इन लोगों के लिए। आपको पता है इनको जो है Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है, किसको? इन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी, यहाँ भारत का फौजी मर रहा है, ये पाकिस्तानियों के साथ डांस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर हम फिल्में नहीं देखेंगे हम जिंदा नहीं रह सकते हैं? एक फिल्म निर्देशक बताएं जो कि रियल हीरो को फिल्म में एज ए हीरो साइन करता हो। कोई क्रिकेटर होगा, उसको फिल्म में हीरो साइन कर लेते हैं, किसी ने वो नौटंकी करी, किसी ने ये नौटंकी करी, उसको आप हीरो बनाते हो। क्या फौजी फिट नहीं होते हैं? फौजी लंबे चौड़े होता है, गबरू जवान होते हैं, क्या एक्चुअल हीरो हैं? उनको किसी फिल्म में एज ए हीरो का अभी तक कोई अभिनय करने का मौका मिला? आप बताओ। तो ये हमारी जनता को समझने की जरूरत है। सरकार के यहाँ पे जो चौथा स्तंभ वाली बात है, सरकार की थोड़ा मजबूरी ये है, मेरा मानना है 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इस चौथे सो कॉल्ड चौथे स्तंभ पे इसलिए डिपेंडेंसी हो जाती है क्योंकि ये चुनावों में भों 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 करते हैं। आप समझ रहे हो बात को? जिस दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा उस दिन इनकी चूड़ियां कसी जा सकती हैं। बरखा दत्त का नाम लेते हुए बोल रहा हूं। कौन देसाई है वो? राजदीप सरदेसाई, उसका नाम लेके बोल रहा हूं मैं। क्या ये लोग इंडियन नहीं है? क्या इनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है? जो ये लोग कुत्ते की तरह फालतू में भौंक रहे हैं, क्या चुप नहीं रह सकते? आपके घर पे जिस दिन अटैक होगा ना, ये टेररिस्ट ये नहीं बोलेंगे कि तुम हमारे पक्ष में बोलते थे, तुम भी काफिर हो। समझ रहे हो बात को? वो एक ही चीज समझते हैं, इनको काटो। आप उस दिन समझोगे जब आपके घर का कोई मरेगा। साथियों, इसमें मैं एक इंसिडेंट आपके सामने लाना चाहूँगा। अभी सरकार ने द वायर को बैन किया हुआ है, उसके बावजूद भी द वायर वाले यूट्यूब में बैठकर एनालिसिस कर रहे हैं। और एनालिसिस क्या कर रहे हैं? वो जो पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही है उसको एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिरा दिए हैं। अब बताइए
किस लेवल पर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अपने देश में रहकर अब हमारा खाकर, और यहाँ पर आप नमक हरामी कर रहे हैं। ये देखिए इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये आर्मी के मोराल को बढ़ाती है। बिल्कुल, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। देखिए वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना, हर कोई स्ट्रीमिंग करके लाइव दिखा देता है कि यहाँ पर ये गिरा है, यहाँ पर वो गिरा है, यहाँ पर ये गिरा है। और भारतीय सेना कभी भी अपने बलिदानियों को पीछे नहीं रखती है, जैसे पाकिस्तान की सेना रखती है। पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ उसके सैनिक मारे जाएं वो तब भी उनको क्लेम नहीं करेगी। आपको कारगिल का वाकया याद होगा, जब पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था और भारतीय सेनाओं ने उनको दफनाया था कारगिल में। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है और भारतीय सेना अपने शहीदों को क्लेम करती है, उनको बताती है, हमको बताती है कि आपके देश आपके लिए किस वीर ने अपनी शहादत दी है। तो ऐसा नहीं होगा, अगर भारत का कोई जहाज अगर ऐसा कभी कुछ हुआ होगा तो भारत ने उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी। और इन गद्दारों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो ये मिस इन्फॉर्मेशन के वॉर में पाकिस्तान के साथ हो रखे हैं। अभी आपको बहुत सारे लोग सामने मिलेंगे, कुछ लोग धीरे धीरे से नो टू वॉर वाले कह रहे हैं, डी एस्केलेट कह रहे हैं। इनको आप पहचानिए, ये कौन लोग हैं और इनसे हम बाद में निपट लेंगे। पहले एक बार हम पाकिस्तान से निपटेंगे, उसको बेनकाब करेंगे। युद्ध में भारतीय सेना लगी हुई है, आपके हाथ में इंफॉर्मेशन है, आपको क्या लेना है ये आप पर डिपेंड करता है। हमें अपनी सेना के मोरल हाई रखने हैं, हमारी जो सरकार कर रही है उसको सहयोग करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, उसको कैसे टैकल करना है। हम टोटली किसी देश पर डिपेंड नहीं रह सकते। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, अमेरिका किसी का नहीं है। हम रशिया का हमेशा हमें सहयोग रहा है और आज की डेट में भी भारत ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है वो रशिया के साथ, इजराइल के साथ मिलके, फ्रांस के साथ मिलके ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उससे भारत एक कदम आगे भी गया है। भारत की इसरो आजकल अपने सैटेलाइट के माध्यम से हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। इसरो के मामले में, सैटेलाइट के मामले में हमको पता है दुश्मन कहाँ मूवमेंट कर रहा है, कहाँ पर अभी उसका मूवमेंट हो रहा है, उसकी फौज कहाँ पर है, ये सारी डिटेल हमारे पास है, क्योंकि हमारी सैटेलाइट ऊपर से बर्ड आई करके देख रही है कि कहाँ पर अभी पाकिस्तान की सेना है, कहाँ पर उनका मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर इनके कमांडर बैठे हुए हैं। तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी और आगे भी देती रहेगी। इस मिस इन्फॉर्मेशन के वॉर में राजदीप भाई आपको क्या कहना है कि ये कुछ जो भारत से कुछ लोग भी उनकी सपोर्ट में हैं या कुछ से नो टू वॉर कह रहे हैं या डी एस्केलेट कह रहे हैं, इनका जो लिबरांडो है, इनका जो लिबरलिज्म है जो बढ़ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर पहले दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ। जब 1971 की लड़ाई हमने लड़ी, 1999 की लड़ाई हमने लड़ी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल, तब भी लोग भौंक रहे होंगे। तो भारत को जब वॉर जैसी सिचुएशन आती है ना, एक तो भारत ना बहुत सुंदर, बहुत नाइस देश है, यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है। देखो, अगर भारत अभी वॉर जैसे सिचुएशन में इन लोगों का मुंह बंद करना चाहे, इंटरनेट सेवा बंद कर दो लोगों के लिए, क्या नहीं चाहिए हमें इंटरनेट। मैं बोल रहा हूँ कि जब भारत लड़ाई में लड़ाई लड़ रहा है तो एक हमें सोशल मीडिया पर जाने की क्या ज़रूरत है, हमें एंटरटेनमेंट की क्या ज़रूरत है। हम देश की सेवा के लिए बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। 1971 में अगर इंटरनेट नहीं था तो तब क्या देश जीता नहीं था? मैं बोल रहा हूँ देश को हराने में यही इंटरनेट सबसे बड़ा घातक होने वाला है, किसी भी देश को हराने में। क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक जितने भी युद्ध लड़े उसमें पाकिस्तान जीता है। पता क्यों लगा है? उसके पीछे ये रीज़न रहा है, जो भी लड़ाई हुई है वो बॉर्डर पे हुई है या भारत के किसी इलाके में हुई। मैं 99 की बात करता हूँ, वो कारगिल में हुआ जो भारत का इलाका था। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वो बरखा-दत्त की तरह थोड़ी रिपोर्टिंग कर रहे थे पाकिस्तान वाले। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लोगों को तो ये लग रहा था कि अब उनके सैनिकों ने बोला हम जीत गए। होता क्या युद्ध में, अगर हमारे 4 सैनिक मरे हैं, अगर सच्चाई है तो हम एक बोलेंगे, ये बोलना पड़ता है, क्योंकि इसी से सेना का मोराल बना रहेगा। एंड में तो हम सारे कुछ क्लेम करते हैं, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तानियों की तो उन्होंने 1999 के वॉर, जो कारगिल वॉर हुआ था, उसमें भी उन्होंने ये बोला कि हम जीते हैं। क्यों बोला उन्होंने हम जीते हैं? उन लोगों ने कैसे माना? क्योंकि उनके पास कोई फुटेज नहीं, कोई वीडियो नहीं, उन्होंने मान ली। यही बात अगर हमारे देश में बोला होता किसी और चीज़ के लिए कि 1962 का युद्ध हमने जीता, तो हमारे लोग तो सबूत मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइंड से ना हम लोग पंचर हैं। सच्चाई ये बताऊं कि हम लोग माइंड से पंचर हैं।
हमें ना हर चीज़ में, हमें अगर भगवान में विश्वास वाली बात होगी ना, हमें सबूत चाहिए। अच्छी बात है, लिमिटेड टू एक्सेस क्यों बोला जाता है किसी चीज़ को? आपको अगर ये बोला जाएगा ये तुम्हारा बाप है और वो सच में तुम्हारा बाप है, तो तुम सबूत मांगते क्या अपनी मम्मी से कि बताओ क्या सबूत है ये मेरा बाप है, इसका डीएनए टेस्ट करूंगा? नहीं। सेम वैसे ही अगर हमारे देश का मुखिया कुछ बोल रहा है, वो भारत यानी देश के हित में अगर वो बोल रहा है, अपनी पर्सनल पार्टी के हित में नहीं, अगर देश के हित में कुछ बोल रहा है, हमें मानना पड़ेगा। हमारी सेनाएं कुछ बोल रही हैं, हमें मानना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान की सारी जनता को ये लगता है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने हर बार के युद्ध में भारत को हराया है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। हमारी सरकार तो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि हर चीज़ बता रही है। बताने की जरूरत क्या, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। जब कोई आर्मी बॉर्डर पे लड़ रही होती है तो हमें काहे के सबूत चाहिए उसके? क्या वहाँ कोई घोटाले हो रहे हैं? बिल्कुल है वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जो चीज़ हमको बताना बहुत जरूरी है, हमको नहीं बताएंगे तो जी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ये लोग डीएस्केलेट द वॉर बोल रहे हैं, रोको 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 के पीछे लगे हुए ना, सबसे पहले इनके अकाउंट बैन करो। ज़्यादा ही कुछ हो रहा तो इंटरनेट बैन कर दो, क्या दिक्कत है? उन संस्थाओं को इंटरनेट चलाने दो जो ज़रूरी हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, उनको चलने दो। इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आम आदमियों के इंटरनेट बंद कर दो, सस्पेंड कर दो। क्या कर लेंगे हम लोग, बताओ? हमें इन्फॉर्मेशन से क्या ज़रूरत है? जब हमारा देश के सैनिक वहाँ पे लड़ रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि वो लड़ रहा है तो वो जीतेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत को शत्रु बोध नहीं है सर। बिल्कुल भारत को आज भी शत्रु बोध नहीं है। चाणक्य ने एक बात बोली थी कि जिस दिन आपको शत्रु बोध होगा उस दिन आप किसी भी लड़ाई में जीतने के हकदार होते हो। अदरवाइज आप जीतने के बाद भी जीतने लायक नहीं कहलाए जाओगे, क्योंकि शत्रु आपके अंदर तक कहाँ तक घुसा हुआ है। बीच में अभी जो सीआरपीएफ का जवान ने जो शादी करी थी पाकिस्तान में इंटरनेट के द्वारा, भारत के संविधान में ऐसा क्यों नहीं लिखा जा रहा है? अगर लिखा गया तो अच्छी बात है, ऐसा क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि अगर आप भारतीय सैनिक हो, किसी भी तरीके से आप वर्दी पहनते हो, तो आप दुश्मन देश के किसी भी नागरिक से शादी नहीं करोगे। आपको भारत में क्या लड़कियां नहीं मिल रही हैं? और केवल उन्हीं तक क्यों ये लिमिटेड रहे? कोई भी भारतीय नागरिक को हमारे दुश्मन देश के लड़का या लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। जो हनी ट्रैप की बात बोलते हैं, हनी ट्रैप में तो आपको फंसाया जाता है, ऑल्दो वो भी अच्छी बात नहीं है, आपको फंसाया जाता है, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप सामने सामने फंसने की तैयारी में हो। आप आपने मूवी राजी देखी होगी ना, उसमें कुछ कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई गई थी जो आलिया भट्ट की। तो क्या इससे भी आपको समझ नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले एक तो आपको शत्रुबोध होना चाहिए। दूसरा, मैं अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ अपनी आर्मी से भी, हमें सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रोफेशनल हो, हमें भरोसा है, जनता को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ठोको ना, हम आपके साथ हैं। दुनिया की मीडिया को भी हमें दिखाने की क्या ज़रूरत है कि ये हुआ वो, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो, युद्ध जो होता है शंकर जी, अपने दम पे होता है। अब भारत वही कर रहा है। देखो, हम अगर ये सोचें कि हमें अमेरिका सपोर्ट करेगा, हमें ये देश सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं करता है। हर देश अपनी तरफ होता है। अमेरिका की मैं बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और ब्रिटेन की बात क्लियर कर देता हूँ। 1962-60 के टाइम पे जब शीत युद्ध चल रहा था, तब भारत ने बोला था कि हम किसी दुनिया के साथ नहीं, हमारी तीसरी दुनिया है। उसकी मैं आज भी तारीफ करता हूँ जवाहरलाल नेहरू जी की, कि उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेप लिया था। अमेरिका को पता नहीं है क्या? अमेरिका आज फिर सपोर्ट में उतर गया। अब आप लोग बोलेंगे कहाँ उतर गए, तो गलत न्यूज है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने पाकिस्तान को किस बेस पे 1.3 बिलियन US डॉलर का लोन सैंक्शन किया है? अमेरिका के हाँ बोलने पे। जब अमेरिका ने सबसे पहले हाँ बोला, आपको क्या लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ है, वो किसी के साथ नहीं, अपने देश के साथ, और होना भी चाहिए। लेकिन उसने यहाँ पे शत्रुता दिखाई है। इस टाइम पे पाकिस्तान को पैसे की जरूरत सिर्फ किस चीज़ के लिए है? पेट्रोल खरीदने के लिए। किस चीज़ के लिए है? डीजल खरीदने के लिए। किस चीज़ के लिए? हथियार खरीदने के लिए। अगर बिल्कुल, इस बारे में मैं साथियों एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी राष्ट्र किसी के साथ नहीं होता है, वो अपने राष्ट्र के साथ होता है। ना ही अमेरिका हमारा है, ना ही कोई अन्य देश हमारा है। हमसे उसके हित जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमारे साथ है। अमेरिका किसी का भी सगा नहीं हो सकता है। जो आज फंड मिला है IMF की तरफ से, जो इसको 1.3 बिलियन US डॉलर का पैसा मिला है, इस फंड मिलने के बाद मेहरंग बलोच का आज एक बहुत बड़ा जलसा था।
उसमें लाखों लोग आ रखे हैं, वो स्पीच पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। जी। बहरंग बलूच कह रही है आज कि दुनिया वालों देखो, क्या हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं है? तुमको हम नहीं दिख रहे हैं? हमारे घर से आदमियों को गायब कर दिया गया है, यहाँ पर आदमी नहीं बचे हुए हैं, लाखों लोग बलूचिस्तान में गायब हैं, मर्द मतलब आर्मी ले गई और दोबारा पता ही नहीं चला वो लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं, मरे हुए हैं, जेल में हैं, दफना दिए हैं, जला दिए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और वो कह रही है कि तुम आओ एक बार इन्वेस्टिगेशन तो करो, हम भी इंसान हैं इस धरती के, इस दुनिया में कहीं पर ह्यूमैनिटी है, हमें भी देखो तुम। और जो तुम इनको पैसा दे रहे हो, इनको पूछो वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। वो पैसा हम बलूचों पे यूज़ हो रहा है, हम बलूच मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान से आर्मी आती है, घर घर से आदमियों को उठाकर ले जाती है और गोली मार देती है, बच्चों को गोली मार देती है, महिलाओं को उठाकर ले जाती है। तो जो ह्यूमन राइट्स है वो सबके लिए और बलूचों के लिए नहीं है। वास्तव में ह्यूमन राइट्स किसी के लिए नहीं है। ह्यूमन राइट्स है कहाँ पर हमारा फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स उगर मुस्लिम के लिए नहीं है। ह्यूमन राइट्स किसी के लिए नहीं। ह्यूमन राइट्स जहाँ पर अमेरिका का फ़ायदा है, जहाँ पर यूरोप का फ़ायदा है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स है। वहाँ अमेरिका घुस जाएगा, वहाँ पर उनको रासायनिक हथियार मिल जाएंगे, वहाँ पर उनको एटॉमिक बम की तैयारी मिल जाएगी। लेकिन बलूचिस्तान जैसी जगहों में इनको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखेंगे। साथियों, बलूच एक ऐसी कौम है जो सदियों से लड़ती आ रही है, अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करती आ रही है। और ये समय आ गया है बलूचों की आज़ादी का। बलूचिस्तान के साथियों, ये समय है तुम्हारे लिए। इस समय जब भारत पाकिस्तान को मार रहा है, आप भी अपने राष्ट्र के लिए खड़े हो जाइए और एक आज़ाद बलूचिस्तान का ये सही समय है। और इस समय जब भारत इस फ्रंट पे मार रहा है, अफ़गानिस्तान वहाँ से पश्तून जो पश्चिम से अटैक कर रहे हैं, आप भी बलूचिस्तान में इन पाकिस्तानियों को पकड़ के धोइए। और ये समय है आपके लिए। अगर इस समय नहीं किया तो हो सकता है आपको अपना देश वापस पाने के लिए सालों लग जाएं। सालों नहीं सर, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, सालों की बात ही नहीं। आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने बोला है ना कि ह्यूमन राइट्स की बात है, तो ये मेरा जो है इंडियन सिनेमा वालों के लिए ये मैसेज है। आपको पता है पाकिस्तान का एक बुद्धिजीवी क्या बोल रहा है? उसने खुले आम ये एक पॉडकास्ट में ये लौंडिया बनाऊंगा बोला। उसने पॉडकास्ट में क्लियर करके बोला है, जिस दिन हमारा भारत पे कब्जा होगा तो जो भारत की हीरोइंस है ना, उनको अपना सेक्स स्लेव बनाएंगे हम, लौंडिया सब, उन लौंडियों को अपने साथ नचाएंगे हम। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बिना कब्जे के भी तो जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, प्रो पाकिस्तानी है, सीधे चले जाएं। भारत मना थोड़ी कर रहा है इनको, वहाँ जाके उनके साथ मस्ती करें आप, आपको वही अच्छा लगता है। यहाँ आपका ह्यूमन राइट्स कहाँ जाता है? बलूचिस्तान की बात जहाँ तक है, बलूचिस्तान ठोक रहा है, बहुत अच्छे से ठोक रहा है। और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के कश्मीरी जो कुछ अभी किसी के दिमाग में अगर ये फतूर है ना, जो ये कह रहे हैं, अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसका स्ट्रिंग था ये दराज धर्म के, वो बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करती हैं जी। तो उस महिला ने जो रिपोर्टिंग स्ट्रिंग करा था, उसमें क्या बोला था वो आदमी कि इनका बाप चाइना आके इनको कब्जा करेगा भारत वालों को। अरे बाप तो तुम्हारा है, तुम जिस इस्लाम के लिए लड़ रहे हो ना, चाइना इस्लाम को अपनी जूती के नीचे रखता है। अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखो, मैं इस्लाम की बहुत इज्जत करता हूँ, जितनी मैं इज्जत सनातन की करता हूँ उतनी इस्लाम की भी करता हूँ, लेकिन चाइना जो है जूते के नीचे इस्लाम को रखता है। आप देखो वहाँ पे वो बुर्का काट देता है, आपके जो कपड़े काट देता है, शॉर्ट में आपको घुमाता है, आपकी जितनी मस्जिदें वहाँ तोड़ के बराबर कर दी। उइगर मुसलमानों पे जितना आतंक और जितना त्रासदी उइगर मुसलमान झेल रहे हैं ना, क्या वो मुसलमान नहीं है? पाकिस्तान इस्लाम को एज ए साइकोलॉजिकल डिजीज के तौर पे देखता है वो जी। और उनको फिर चाइना उइगर मुसलमानों को ये सोचता है कि जो इस्लाम है इनके पास, ये एक मानसिक बीमारी है। बिल्कुल। और उनका उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। इस ट्रीटमेंट के लिए वो उनको डिटेंशन कैंप में रखता है। बिल्कुल। वहाँ पर उनको बताया जाता है कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको इस तरह से पढ़ना है, इन चीज़ों से ध्यान हटाना है। उसके बाद उनका टेस्ट होता है दोबारा से, साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि ये अभी समाज में रहने लायक है या नहीं है। अगर वो है तो फिर उसको बाहर रखा जाता है, और अगर नहीं है तो फिर दोबारा से उसका ट्रेनिंग चलता रहता है, जब तक कि वो उसके रग मतलब उसके ना गूदे से इस्लाम बाहर ना निकल जाए, तब तक वो डिटेंशन सेंटर में रखता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि काश जो ये ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं ना,
ये चले जाएं एक बार चाइना में, पिताजी के पास। बिल्कुल पिताजी के पास। पता चलेगा जब वो सुताई करता है ना, तब नहीं पता चलता कि धर्म क्या है। जिन लोगों को ये लगता है कि धर्म हमारे देश से पहले है ना, बिल्कुल उनको चाइना में जाना चाहिए, कुछ टाइम रहना चाहिए। चाइना इनको आने ही नहीं देगा, वो तो बोल रही बीमारी है। देखो, सभ्यताएं सुरक्षित राष्ट्र के पास ही रहती हैं। बिल्कुल उसके बाद जो विजेता होता है उसके नाम का इतिहास जुड़ जाता है। बिल्कुल और कोई नहीं पूछता है कि तुमने क्या किया। बिल्कुल। एक ट्रॉय मूवी है, उसमें एक शब्द है कि इतिहास सिर्फ विजेता राजाओं को याद रखता है। हाँ, इतिहास सिर्फ विजेता राजाओं को ही याद रखता है। और जो पुराना राजा होगा उसका नाम सारे पत्थरों से, सारी लकीरों से, सारी किताबों से मिटा दिया जाएगा और नए राजा की महिमा मंडन से नया इतिहास लिखा नया जाएगा। इतिहास रचा जाएगा। यहाँ पे शंकर जी एक और चीज़ बताता हूँ मैं ये वो यूट्यूबर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो आज ना जगह जगह घूम के ये मुस्लिम, ये इस्लाम, ये उसके जो वीडियोस बना रहे हैं, आप ऐसा ना करें, क्योंकि देखो हमें गृह युद्ध नहीं चाहिए। और दूसरा, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से और बहनों से भी ये बोलना चाहता हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है, उनके दिमाग में आज भी ये फतूर है कि मोदी के आने से भारत में मुस्लिमों की थोड़ा सा कमी आई है, उनकी तलखी में कमी आई है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि उनको लगता है कि मुसलमानों को प्रॉब्लम हुई है या इस्लाम खतरे में। ऐसा नहीं है। मोदी के आने से सिर्फ एक चीज़ हुई है जो मैं मानता हूँ, और वो आप लोगों के लिए अच्छा है। वो है कि जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता था ना कि हम ही राजा हैं, हमने इस पर राज करा है और ये हमारे नीचे रहेंगे, उस कॉन्फिडेंस में कमी आई, जो आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि फिर आप अपने बच्चों को एजुकेट करोगे। फिर आप वो वाला जो माइंडसेट है ना कि हमने इन पे राज करा था, ये हमारे जूते के नीचे रहेंगे, अगर ये माइंडसेट हट जाएगा ना तो आप समाज में बहुत बेहतर कर सकोगे। बहुत लोग कर भी रहे हैं। यहाँ पे मैं आज पहली बार ओबीसी जो असुद्दीन, मैं यहाँ पर आज पहली बार जो असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मैं उनको साहब बोल रहा हूँ, उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान की बात आती है वो खुल के पाकिस्तान के कपड़े उतार देते हैं, खुल के पाकिस्तान को उधेड़ देते हैं और अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और बोलते हैं। बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर बरखा दत्त को ओवैसी से यहाँ मैं कंपैरिजन करूँ तो बरखा दत्त एक कीड़ा है और ओवैसी यहाँ पे बाज है जो उस कीड़े को खा जाता है। चलो एक पल के लिए मान जाते हैं कि हमारे देश में जाति की समस्या है, धर्म की समस्या है, वो हमारे अपने पर्सनल डिस्प्यूट हैं। इन डिस्प्यूटों को हम सुलझा देंगे। अभी समय है एक होने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक मजबूत भारत। आज के समय में हमको राष्ट्र की बात करनी है, अपनी सेना की बात करनी है और हम कर रहे हैं। आज ही मैं एक मौलाना को देख रहा था जो कह रहा था कि इसको कहीं भी इस युद्ध को धर्म के युद्ध से ना देखा जाए। बिल्कुल। ना ही पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, ना ही भारत इस्लामिक राष्ट्र है। बिल्कुल, मैं तो उनके लिए थम्स अप है। हाँ, और ये हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। और जो मुस्लिम भारतीय सेना में है वो गर्व के साथ युद्ध करे और अपने राष्ट्र के लिए युद्ध करे, अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे। तो इस बात पर हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब ऐसी बात आती है। तो सैनिक की जहाँ पर बात आती है ना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वीर अब्दुल ने जब, आपको पता है पाकिस्तान का कौन सा टैंक उड़ाया था? बिल्कुल, वो उस टाइम तो बहुत बड़ी तकनीक थी पाकिस्तान के पास। अमेरिका बोलता था कि ये वो टैंक है जो युद्ध में कभी हारेगा नहीं, ये कभी मरेगा नहीं। कौन सी गन से उड़ाया था पता आपको? हाँ बिल्कुल, जो भारत के पास होते थे वो छोटे वाले कटखट सिंपल गन से आपकी किसको उड़ाया? आपके टैंक को उड़ा दिया। कौन था वो? मुस्लिम था सर। दूसरा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि युद्ध में हथियारों से ज़्यादा जो होता है वो जज्बा। भारत, आप देख रहे हो ना पाकिस्तान के सैनिकों में जज्बा पैदा कैसे कराया जा रहा है कि ये अल्लाह की लड़ाई है। बिल्कुल, मतलब बोलने का मतलब है कि भारत के जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम नहीं है। जो मुस्लिम है सारा ठेका, पूरी दुनिया का जो ठेका मुस्लिम का ले रखा है वो पाकिस्तान का है। और वो पाकिस्तान जो फिलिस्तीन में जाके फिलिस्तीनियों को मार के आता है। क्या जबरदस्त और आजकल फिलिस्तीन का ठेका ले रखा है पाकिस्तान ने। बिल्कुल। मैं यहाँ पे अपने भारतीय मुसलमान दोस्तों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी वही बोलते हैं कि आपको सिर्फ इजराइल दिख रहा है, आपको फ़िलिस्तीन नहीं दिख रहा है। मालिक, हमें फ़िलिस्तीन भी दिख रहा है, लेकिन क्या करें, जब घर में बच्चा उदंड हो जाता है ना तो उसको समझाना पड़ता है, उसको थप्पड़ बजाने पड़ते हैं, उसको डंडे बजाने पड़ते हैं। फिलिस्तीनी भी वही है आज के टाइम पे जो उदंड हो रखा बेमतलब का।
जब इजराइल, मैं इजराइल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जब इजराइल ने बोला कि भाई आप आओ हमारे पास, आप जॉब करो, आपको अगर 20,000 की तनख्वाह तो हम 50 देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया बनेगी, उनकी ये सोच थी कि अगर इनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी ना तो ये फिर ऐसे जद्दोजहद में नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। भाई साहब ये कीड़े हैं, कीड़े। वो कौन से कीड़े हैं? जो बच्चा पैदा करने के बाद खुद मर जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ एक मतलब है, हमें एक दूसरे को बर्बाद करना है तो बर्बाद ही करना है। जो पाकिस्तानी बोल रहा है और जो हिंदुस्तानी मुसलमान बोलता है कि फिलिस्तीनी मुसलमान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, जब फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारने का ठेका पाकिस्तानी आर्मी को, मैं क्लियर कर रहा हूँ, पाकिस्तानी आर्मी को फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारने का ठेका जॉर्डन के राजा ने दिया था, तब आपका मुस्लिम और इस्लाम कहाँ गया था? और धो धो के इतना बुरी तरीके से कत्लेआम मचाया था ना पाकिस्तान की सेना ने कि गायब हो गए थे वहां से सारे के सारे। ये तो जब युद्ध करते हैं, अगर जैसे बांग्लादेश में देखा आपने जी, कैसे महिलाओं के साथ क्या हुआ, जब भारत में इन्होंने युद्ध किया, जब युद्ध जीते ये तो इन्होंने क्या किया, बच्चों के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ क्या किया। तो पाकिस्तानी सेना वही जानती है, उनको लगता है कि ये सब अब युद्ध में जीते हुए हैं, ये हमारा अवार्ड है। और जो निर्ममता से, जो निर्दयता से ये युद्ध करते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। शंकर जी, आपने एक मज़ेदार तथ्य यहाँ पे छेड़ दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। जो 8-9 तारीख की रात को जो हिंदुस्तानी मीडिया ने जो मचा दिया था ना बवाल, जिसको बोलते हैं गर्दा उड़ा दिया था, उसका असर पता कहाँ हुआ? क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर है। यहाँ पे रवीश कुमार जी बोल रहे हैं कि वो गोदी मीडिया है। अरे वो कोई भी मीडिया हो, आप भी तो मीडिया वाले ही हो। क्या आप ये बोल रहे हैं कि भारत अच्छा कर रहा है, आप बोल रहे हैं गोदी मीडिया वाले ये क्यों करो? छोड़ो ना, लेट देम गो, उनको लात मारो। आप अपनी वाली सही पत्रकारिता करो, वहाँ पे भी फिर अपना वो वाला एंगल क्यों घुसा रहे हो आप? बिल्कुल। उसका असर पता कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। हाँ, क्या हुआ है कि बांग्लादेश की सरकार ने बोला है कि उनके लिए अलग से पुलिस और सिक्योरिटी, किसके लिए? वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अलग से डिप्लॉय कर दिया पुलिस। जो बोल रहे थे ना कि काट दो चिकन नेक, भाई साहब आपके कटने की बारी आ सकती है। बांग्लादेश देखो होता क्या है, जब बड़ा जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले कौन भागता है उससे? चूहे। और उनको ये पता नहीं होता भागेंगे कहाँ, मरेंगे वहीं। जहाज का उड़ा हुआ पंछी वापस कहाँ आता है? उसके पास एक सहारा होता है, भारत। अगर बांग्लादेश को ये लगता है कि पाकिस्तान आपका दोस्त है, पाकिस्तान दोस्त कहाँ, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान तो बहुत जल्दी होने वाला है बराबर। आपको लगता है कि चाइना आपका दोस्त है, वो गलत फहमी में हो आप। चाइना किसी का दोस्त नहीं, और सही बात भी है, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना आपका एक्चुअल दोस्त वो है भारत। आज तुर्की खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया था, भारत से पानी, राशन और लोगों को भेजा गया था तुर्की में, वैक्सीन। बिल्कुल। तो ये है भारत, आप समझो। आप लोगों को भी मित्र बोध होने की जरूरत है। जो ये बोल रहे थे ना ये कर देंगे वो कर देंगे, आप लोगों को किसने छुड़ाया था? नहीं छुड़ाते ना, आज आप भी पंजाबी बोल रहे होते हैं, कहाँ के बांग्ला। बिल्कुल। आप भी पंजाबी बोल रहे हो तोड़ मोड़ के, आप समझ रहे हो? उर्दू आप बोल नहीं सकते तो पंजाबी बोल रहे होते हैं और डंडे के बल पे बोल रहे होते हैं। तो आप लोगों को भी ये मित्रबोध होना जरूरी है और भारत को शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली पाकिस्तान में क्या है, जो पंजाब का एरिया है वही पाकिस्तान है। बस उनको लगता है कि बस हम ठीक है। सब सुपीरियर है। और जो पाकिस्तान, पंजाब वाला पाकिस्तान है, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी उर्दू बनाई हुई है। बोलते पंजाबी है, ठीक है, वो उर्दू बोलते हैं, वो पंजाबी एसेंट स्टाइल में। ठीक है। और वो, उनको पश्तूनों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिंध से कोई मतलब नहीं है, उनको बलूचों से कोई मतलब नहीं है। और ये बांग्लादेशियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। वही तो, इसीलिए तो बांग्लादेश अलग ठीक हुआ है। था। और फिर बांग्लादेश को ये लगा कि यार हम कहाँ हैं, ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर जब उन्होंने मारकाट मचानी शुरू कर दी बंगालियों से, उन्होंने बंगालियों को बोला कि तुम उर्दू बोलोगे, हो मैं बोल तो रहा हूँ सर, ऑफिशियल लैंग्वेज तुम्हारी उर्दू होगी। पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोलोगे आप। बिल्कुल। तो ये जो पंजाब है ना, पाकिस्तान का पंजाब, ये है मेन जड़। और आपको एक और चीज बता देता और हूँ, सारे कन्वर्टेड हैं। यही बोलने वाला था कि सारे टोटल कन्वर्टेड है। इनके आज भी जो जड़े हैं यहाँ पंजाबी लोग हैं। बिल्कुल। कोई खत्री है, कोई अरोड़ा है, उन्होंने वही नाम रखे हुए हैं। तो सर ये हैं, इसको बोलते हैं सर कि आपने कहीं पे देखा थोड़ा सा फायदे वाली चीज और आप वहां पे तुरंत कूद गए। और जब भारत अगर पंजाब पे आक्रमण कर दिया तो इसमें आधे पंजाबी विदेश निकल जाएंगे। आधे काहे को निकलेंगे, पूरे ही निकलेंगे। क्योंकि ये देखो, कनाडा, अमेरिका, ये तो इन्होंने यहाँ पे अपना ना, देखो जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना,
पाकिस्तान में देखो दो टाइप के आदमी हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अमीर जो है उसने तो इस तरीके से पूरा अपना इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में, कनाडा में, यूके में और देशों में करा हुआ, फ्रांस में करा हुआ है। जो गरीब है वो पता क्या करता है, वो किसी भी तरीके से खुद को बेच के वो पहुंच जाता है बाहर, ठीक है, और वहां से वापस नहीं आता, तब वो छुप जाए, वो जाते ही अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं। मैक्सिमम लोग अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं और किसी भी तरीके से, चाहे वो नीचे पैरों में गिर के वहां की लड़की से उनको शादी करना है, जिसका बुखार इन्होंने हमारे पंजाबियों में भी डाला हुआ है कि कनाडा जाएंगे, कनाडा की लड़की से शादी करेंगे, वहाँ पक्के हो जाएंगे। पक्के कच्चे वाला सीन ये पाकिस्तान से ही आया है। तो ये पाकिस्तान में तो सिंपल है कि उनको दोहरी नागरिकता चाहिए, क्योंकि वो देश, वो भी मानते हैं ये देश नहीं है ये। अच्छा, अभी इन्होंने यूके में बहुत ज़्यादा संख्या में कब्जा किया हुआ है और वहाँ पे लड़कियों के साथ रेप करा बता। हाँ, और ये मेयर भी बन गया पाकिस्तानी वहाँ का, बताओ। और पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो गया है वो। बिल्कुल। यूरोप में बहुत देशों में पाकिस्तानी घुस गए हैं, और ये जब शॉप खोलते हैं तो लिखते हैं इंडियन तंदूर, जी, ठीक है, इंडियन चिकन कॉर्नर, ये इनकी दुकानों के नाम होते हैं। इंडियन नाम से अपना सामान बेचते हैं ये लोग। और इनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो क्रिश्चियन हैं ये तुम्हारे ही भाई हैं। ये अब्राहमिक जो रिलीजन है ये दोनों एक ही हैं, और ये जिस दिन सबक सिखाना शुरू कर देंगे ये अपनी पे आगे। अभी तक क्या है ना, अंग्रेज़ों को लगता है कि हमने पूरी दुनिया पे राज किया और हमने पूरी कॉलोनी बनाई, तो वो उससे थोड़ा सा अभी उनके मन में उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बाहर नहीं आ पा रहे हैं थोड़ा सा, उन्हें लगता है अपने ही है टाइप। बिल्कुल, और हमने इनके साथ पूरा किया हुआ है। फिर वो कल्चर यूरोप में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में अभी तो ट्रम्प ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन जो यूरोप है उसमें अभी भी वोकिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसका असर उनकी मानसिकता पर है, जिससे अभी वो रुके हुए हैं। जिस दिन उनका दिमाग पलट गया उस दिन ये सारे वहाँ से भगाए जाएंगे। वही तो हो रहा, देखो पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान नहीं है। ये तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ा बड़ा वाला क्या कहते हैं कि कैंसर, ये बड़ा फोड़ा है, इससे पस ज़्यादा निकल रही है। तो इसके भागन जो सिराएँ हैं ना कैंसर के, पूरी दुनिया में जगह जगह पाकिस्तान है। ये क्या करते हैं कि मतलब ये ऐसा सीन है इनका, मैंने क्या बोला आपको कि ये किसी भी देश में जाके सबसे पहले वहाँ अपना पासपोर्ट जला देते हैं, गायब, हम यहीं के हैं। अब क्या करें, शक्ल है ना, इंडियन और पाकिस्तान की शक्ल एक जैसी होती तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती, नाम इंडियन रख दिया, ठीक है। दूसरा, जो बिल्कुल गरीब किस्म का मुसलमान होता है वो कहाँ शादी करता है, वो इंडिया में शादी करता है। मतलब कहीं नहीं करेंगे तो कश्मीर में कर लेंगे, कहीं नहीं करेंगे तो यूपी में कर लेंगे, कहीं नहीं करेंगे तो अपना कर्नाटक में, केरला में, यहाँ तो कर लेंगे, बंगाल में कर लेंगे। क्योंकि इनको ये पहले से पता है, पहले दिन से इनको पता है कि पाकिस्तान एक टाइम पे कोई नाम होगा ही नहीं, और वो दिन मुझे लग रहा आ चुका है। इस टाइम पे हमें किसी इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे साथ है नहीं है नहीं है, मरने मिटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। क्यों बोल रहा मैं ऐसा, मैं इतना जज्बा इसलिए दिखा रहा हूँ, ऐसे जी के भी क्या करना जब आपको बोल रहे हैं कि वी ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। रोज जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, इस नासूर को कब तक पालेंगे, या तो आर या पार। दूसरा, मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है, भले डिप्लोमेटिकली हम सारे देशों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, पर ये मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के कंधे में बंदूक रख के नहीं जीतता है। अपने दम पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने दम पे हम जीतेंगे। रशिया हमारा पक्का मित्र है, इसलिए नहीं कि हम रशिया को पटा रहे हैं। रशिया ने हमें उस टाइम पे हथियार दिए हैं जब हमारे पास पैसे नहीं थे। और कैसे दिए आपको पता है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा यहाँ पे। रशिया ने हमें हथियार उधार दिए हैं, बोला है कि जो तुम्हारे यहाँ होता है, जैसे गेहूँ है, चावल है, आपका दालें हैं, आप पैसे मत देना, आप हमें बार्टर सिस्टम में इन्होंने हमें हथियार दिए हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारे में पैसा नहीं था। तो क्या हमारा पक्का दोस्त नहीं होगा, हम क्यों छोड़ेंगे उसको। जब ये अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे तो भारत ने क्या करा, भारत ने भी अपनी मित्रता दिखाई है, और वो भी प्रॉपर तरीके से दिखाई है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है जी, वो दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल है, और उसका तोड़ अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है, इसलिए तो बौखलाए हुए हैं। और ब्रह्मोस की डिमांड आजकल चीन के दुश्मन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है हमारे देशों में भी डिप्लॉय हो। भारत के साथ उनका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि रशिया ने वो टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की।
प्रॉपर ट्रांसफर करी है। बिल्कुल। और उसके बाद भारत ने उसमें एडिशनल टेक्नोलॉजी ऐड की है। हाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो S-400 है उसमें भी भारत ने एडिशनल टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप की है। हाँ, जिन लोगों को ये लगता है ना शंकर जी कि S4 जो है ये प्योरली जो रशिया ने बनाया है और ये ऐसे ऐसे काम करती है, भारत का माइंड है जुगाड़ू, क्लियर। हमने उनसे लिया है, देखा अच्छा क्या हो सकता है, इसको और उन्नत कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि देखो इंडिया क्या करता है, जैसे पाकिस्तान दुनिया को टेरर एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया क्या करता है, वी रियली एक्सपोर्ट द इंटेलिजेंट माइंडसेट। तो हमने अब भारत में ही उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। तो S-400 वो नहीं है जो रशिया ने दी थी, इसके अंदर भी बहुत कुछ हो चुका है। और ड्रोन तो हमारे स्वदेशी निर्मित हैं। आप तो तुर्की के बने हुए ड्रोन फेंक रहे हो यहाँ पे, जो आते ही जो है इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं। बीच में क्या है, जो उनका ख्वाजा आसिफ है, अरे नाम भी मैं नाम याद नहीं रख पाता इन लोगों के, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, आपको क्या लग रहा है कि वो पागल है? उसको जैसे आर्मी बोल रही है वैसा वैसा बोल रहा है। बिल्कुल। वो उसको ये आपके दिमाग से खेल रहा है। ये जो इंडियन लोग जो पाकिस्तानी मीडिया को ऐसे प्यार से किस कर करके देख रहे होते हैं ना, VPN यूज़ कर करके देख रहे होते हैं, ये तुम लोगों के दिमाग से खेलने के लिए, क्योंकि ये तुम लोगों को एज ए स्लीपर सेल यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हैं कि तुम प्रेशर बनाओ मोदी जी पे कि जी डी-एस्केलेट कर दो, छोड़ दो। भाई साहब अब ना तो यह डी-एस्केलेट होता है, भले ही देखो हमारी आर्मी बोलेगी हम कुछ नहीं करना चाहती है, फूक तो रही है ना। बिल्कुल। देखो लाइव रिपोर्टिंग कोई कर नहीं सकता। सच्चाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक सैनिक पुत्र हूँ, मुझे पता है कि एक सैनिक के दिमाग में क्या होता है। जब आपको फ्री हैंड मिल गया है तो सैनिक, देखो सैनिक ही दुनिया में वो है जो कि गन के दम पे विद्रोह मचा सकता है, दहशत मचा सकता है और गन के दम पे शांति ला सकता है। तो वो भारतीय सेना बखूबी कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हमने उनके सारे ड्रोन गिरा दिए होंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ होगा, लेकिन नुकसान बताया नहीं जाता है। और इसी दिन के लिए तो ये चीज़ें तैयार की जाती हैं कि अगर हम आगे लड़ रहे हैं ना तो नुकसान झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो हमने मैक्सिमम उनके जो जितने भी ड्रोन्स हैं, जो उनके मिसाइल्स हैं, इनफैक्ट जो आप बता रहे थे कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है और बहुत बड़े लेवल पे वो उसका क्या होता है, वॉर हेड को लेके जा रही होती है। वो भेज रहे थे कहाँ पे, दिल्ली पे, जिसको सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया है। आप क्या समझ रहे हो, सिरसा कितनी दूर है, कम से कम 200-250 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, वहां तक पहुंच गई थी वो। और भारत में जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सिर्फ S-400 नहीं है, भारत में आकाश भी पिनाका है, पिनाका है, आकाश है। हाँ। और अभी भारत ने जो मिसाइल फेंकी है, बराक मिसाइल फेंकी है, भारत के पास जो स्वदेश निर्मित तकनीक है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और भारत अपनी बनी हुई मिसाइल, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती हैं और इसमें क्या टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी एक ड्रोन के बारे में बता रहे थे कि वो ड्रोन धीरे चलता है, सब बनाते हैं कि हम कितनी स्पीड से पहुंचेंगे और वो रडार की जद में आ जाते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो पक्षी की तरह चलते हैं और ऊपर नहीं चलते हैं, नीचे चलते हैं, और उनका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो जब जा रहे हैं सीधे अपने जहाँ पर उसको जाना है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं और किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी का कोई पता नहीं, ना ही पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरह की तकनीक भारत ने डेवलप की हुई है। तीव्रतम से तीव्रतम और तेज़ से तेज़ जो मिसाइल है वो भारत बना रहा है। भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल अभी बताई भी नहीं है कि हमारे पास सबसे लंबी मिसाइल कितने किलोमीटर जा सकती है। आप अक्सर सोचते होंगे अग्नि 5, फिर से अग्नि 5, फिर से अग्नि 5। क्या भारत ने जब एक बार 5000 अचीव कर लिया तो भारत को अगली बार फिर से 5000 क्यों अचीव करना है? देखो शंकर जी, एक बहुत क्लियर चीज़ है, जो मीडिया जोर जोर से चिल्ला के बता रही होती है ना उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये तो बोलो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। देखो ये हो सकता है मोदी जी भी बोलते होंगे चलो बता दो, कम से कम थोड़ा सा डरे सामने वाला। भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है वो आज विश्व में किसी के पास नहीं है। भारत क्यों देगा किसी को? बिल्कुल। भारत सिर्फ उसी चीज़ को बेचना चाहता है जिसको उसी को अभी दिखाएगा आगे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है देखो कि पाकिस्तान कहीं भारत से तो नहीं मिला हुआ है। जैसे कि मतलब पाकिस्तान सिर्फ पिटने के लिए आता है और भारत के हथियार खाएगा, उसके बाद दुनिया में भारत के हथियारों की वाहवाही होनी चालू है, भारत को यहाँ फ़ायदा मिलेगा। मुझे लग रहा है कहीं कट वाला सीन ना हो, क्योंकि देखो पाकिस्तान ना बहुत बच्चों जैसे बेहुदा बातें कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं या वहाँ के मंत्री संतरी बोल रहे हैं कि भाई साहब उनकी जो मिसाइल है बहुत छोटी और जो उनके ड्रोन है बहुत छोटे हैं।
अबे तो क्या साइज बना के लाना था कि तुम्हारे पास जो इतने का साइज है इसी के अंदर घुसेंगे, हम छोटा बड़ा कुछ भी फेंके। जब मार पड़ती है ना तो ये पूछ के थोड़ी मारते कि मैं इतनी बड़ी थप्पड़ मारने वाला हूँ। हाँ जी, वो आए और उनका ड्रोन हमारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था, हमने इसलिए नहीं मारा उसको। हम उसको मारते तो हमारी लोकेशन का पता चल जाता, इसलिए हमने उसको रहने दिया। अरे लोकेशन ये का पता तो- संसद में बता रहा है ये ऐसा। मालिक आपकी लोकेशन और आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पता तो हमने उसी दिन लगा दिया था जिस दिन बिना वॉर हेड के हमारी जो ब्रह्मोस थी वहां चली गई थी घूमने के लिए, बिल्कुल। है उस दिन ही पता लगा दिया था। अब बिना वॉर हेड के कोई भेजता है क्या? गलती से मिसाइल फायर होती है क्या? ये तो पाकिस्तान को समझना चाहिए। हम वो चेक करने के लिए गए तो देखो भारतीय सेना इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑल दो खैर मैं भी इसको कोई ये नहीं बोलूँगा कि मेरे पास जो है पुख्ता जानकारी है इस चीज़ की, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि गलती से जो है यहाँ से छर्रा चल गया है? ब्रह्मोस मिसाइल चली है सर, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो चली है पाकिस्तान में और वो बिना वॉर हेड के। मतलब वॉर हेड अगर होता तो वो तो धुआं कर देता है। बिल्कुल। लेकिन हमने सिर्फ टेस्ट करा यार, देखते हैं जरा इनका एंटी जो डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है हाँ, वो कैसे कैसे काम करा। उनके पास था ही नहीं, वो तो लोग बोले कुछ आया है वो भी जो उनके वो वहाँ की जनता है वो बोली कुछ आया है। जब उन्होंने पुलिस को फोन करा तब जाके पाकिस्तानी जो एयरफोर्स वगैरह इनको पता लगा, बोले अच्छा हमने तो इंटरसेप्ट करके उसको गिराया। वो तो गिर गई वहीं पे, क्योंकि हम उसको वापस कैसे लाते, वापस थोड़ी आते मिसाइलें। आज की डेट में पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है वहाँ भी, कौन सा डिपार्टमेंट है? कौन से है? फायर ब्रिगेड वाला। मैंने वीडियो देखे हैं उनका बिल्कुल उनकी मॉक ड्रिल हो रही है और उनको बताया जा रहा है और वो नारे लगा रहे हैं उनके जितने भी एम्प्लॉय हैं, फिर वो सारी जगह जा रहे हैं आग बुझाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा काम आज की डेट में पाकिस्तान और पाकिस्तानी पता क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और इनफैक्ट आर्मी वाले बोल रहे हैं कि इनके ड्रोन यहाँ के गिर गए। भाई फिदाइन ड्रोन उसी को बोलते वापस थोड़ी आते हो, वो फेंके इसलिए गए थे, यहाँ से भेजे इसलिए गए थे कि वहाँ जाके वो फटें। जैसे आप लोग इंसान को फिदाइन बना के यहाँ भेजते ना कि जाओ इंडिया की गोली ख़त्म करके आओ, मतलब देखो आपके पास क्या फिदाइन लोग हैं, हमारे पास फिदाइन ड्रोन है। और यहाँ आते क्यों मरने के लिए यार? आप वहीं भूखे क्यों नहीं मर जाते हो? आप ही से सीखा है साहब ने। हाँ, तो मतलब पाकिस्तानी लोग यहाँ क्यों आते मरने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं इन केस में कुछ ऐसा लिखा गया कि आप भारत जो काफिरों की गोलियों से मरोगे तो आपको 72 की जगह 90 मिल जाएंगे? इनके दिमाग से कीड़ा नहीं गया। वो क्या कहते हैं, क्या हिंद कहते हैं वो? गजवाए हिंद। संसद में भी कह रहा था एक संसद में शोएब अख्तर, बताओ मैं भी उसकी वीडियोस देखता था, वो बंदा वही बोल रहा है। अफरीदी, खैर उसको तो मैं कभी देखता भी नहीं था, उसको मैं पसंद भी नहीं करता था। शोएब अख्तर को मैं वाकई में पसंद करता था कि यार अच्छी बॉलिंग करता है बंदा, खेल को खेल की भावना से देखते थे ना। लेकिन वो बोला गजवाए हिंद होगा। गजवाए हिंद उस दिन होगा जब भाई तेरी पैंट ना फट जाएगी प्रॉपर तरीके से। आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को नहीं बचा सकते हो। अरे शेम ऑन यू। आप बताओ, इमरान खान को किसी ने बता रहे दुष्कर्म कर दिया, बताओ ये कोई बोलने वाली बात है? अरे भारतीयों से कुछ तो सीखो। आप कुछ नहीं सीखते हमसे। आपका नेता कौन था, वो स्वास्थ्य मंत्री कोई जैन साहब, वो बताओ, मतलब भारत की सबसे बड़ी जेल में भी वो अलग बैरक में थे, है ना, और वहाँ पे जो है पूरी सर्विसेज ले रहे थे। अभी इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर के लोग कोई बजा के चले जाते हैं, बताओ यार, वो भी आर्मी का कोई बंदा है। अभी मतलब कितनी शर्म की बात है तुम लोगों के लिए। कर क्या रहे हो भाई? भारत में मिलना है तो आ जाओ ना, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे आ जाओ, हम तो तुम्हें ले लेंगे अपने साथ। मतलब ये धुआं करके ही आना है तुमने, कि मतलब दिवाली अपने देश में मना के आओगे, यहाँ आके मना लो, हमारे साथ मिल जाओ दिवाली साथ में, भाई अखंड भारत फिर से हो जाएगा, साथ में दिवाली मनाएंगे। लेकिन ये क्या है कि हम खुद फूट के आएंगे। अच्छा एक्चुअल में क्या है, ये अच्छा टाइम भी है पाकिस्तान की जनता को समझाने का, और ये पता लगेगा उन्हें कि वाकई में उनकी सेना की ज़रूरत उन्हें नहीं है। अभी तक उन्हें लगता था ना कि हर जंग उन्होंने जीती है, इस बार एक्चुअली उनको पता लग रहा है ये जंग तो भैया हम जीतते कैसे थे पहले, इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो वी आर जस्ट सरप्राइजिंग देम, और ये आगे भी चलेगा। और बाकी मैं तो यही चाहता हूँ शंकर जी कि हमारे देशवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पार्टिसिपेट ना करें। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, अगर ये कहीं फेक है तो इसको आप PIB की वेबसाइट फैक्ट चेकर है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ से चेक कीजिएगा, है ना। और हमने तो ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पे चर्चा भी नहीं करी है, हम तो सिर्फ उन फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं जो कि सोचनीय विषय हैं। आप जिस देश में रहते हो, आप जिस प्रदेश में रहते हो,
आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ की भलाई सोचो, तभी आपका भला हो सकता है। लेकिन आप खाते भारत का हो, पीते भारत का हो, और दिल आपका कहाँ धड़क रहा है? पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो? और जब आपको लोग बोलते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? भाई इसलिए जाएंगे क्योंकि तुम्हारा दिल वहीं के लिए धड़कता है, यहाँ तो तुम्हें जो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, मैं नेशन प्रथम की तरफ से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये युद्ध अभी नहीं चल रहा है। 1947 से हम युद्ध में हैं, और जो कश्मीर है, जो स्टेट ऑफ वॉर है, वहाँ पर हम हर महीने अपने सैनिकों को खोते रहते हैं। वो सैनिक हमारे अपने हैं, हमारे बीच में हैं। किसी गरीब किसान का बच्चा है, कोई किसी सैनिक का बच्चा है। ये देश के गांव से निकले हुए बच्चे होते हैं, हमारे बीच के बच्चे होते हैं। ये युद्ध सिर्फ उनका नहीं है, और अभी मौका है इन सब शहादत का बदला लेने के लिए। अभी तक हम क्या करते हैं, JNK में हमारे सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, और हम उन पे जवाबी कार्रवाई करके कुछ दिन बाद उनको मार देते हैं। लेकिन वो तो मरना ही चाहते हैं, उनको तो जन्नत में जाना है मर के। हमको उनकी जड़ को पकड़ना है, जो अभी मौका आया है। इस बार बॉल हमारे कब्जे में है, और हमको अपनी शर्तों पर युद्ध करना है, और अपनी शर्तों पर इसको ख़त्म करना है। आप से नो टू वॉर नहीं कहिए, क्योंकि अभी वॉर ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम इसको अभी ख़त्म करेंगे तो ये चलता रहेगा, और ये तब पाकिस्तान की शर्तों पर चलता रहेगा। वो यहाँ पर फिदाइन भेजता रहेगा, और हम युद्ध करते रहेंगे। स्थितियाँ कभी सामान्य नहीं होंगी। अभी मौका है, जो इसके रूट कॉज हैं, जो इसके आतंक के सरगना हैं, उन पर हमला करने का, पाकिस्तानी सेना पर हमला करने का, उसको कमज़ोर करने का। पाकिस्तान की जनता इस बार समझ जाएगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इन्फॉर्मेशन घर घर पहुंचती है, हर फ़ोन में पहुंचती है। आज नहीं तो कल उनको अपनी सेना के बारे में पता चल जाएगा क्या कंडीशन है। पाकिस्तान चारों ओर से घिरा हुआ है, और पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। पाकिस्तान शायद 4 टुकड़ों में बंट जाए। तो इस समय संगठित रहिए, राष्ट्र के साथ रहिए, और भारतीय सेनाओं का, भारतीय सशस्त्र बलों का आप मनोबल बढ़ाइए। साथियों, एक अन्य एपिसोड के साथ हम फिर से आपके पास उपलब्ध रहेंगे, मैं और मेरे मित्र राजवीर जी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। धन्यवाद।